यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस सिस्टम से अलग हुए 15 रिपब्लिक्स, जिनके सामने अब बहुत से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि 1991 तक इन कंट्रीज को रन किया जाता था अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम के द्वारा, बट 1991 के बाद इन कंट्रीज ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत से रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया शॉक थेरेपी, बट एक्चुअल में शॉक थेरेपी थी क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिस्ट सिस्टम 1991 में पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से अब इन कंट्रीज में शुरू हुआ ट्रांजिशन का प्रोसेस। पर कैसे? इन कंट्रीज को अब अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन करना पड़ा और इस ट्रांजिशन को ही नाम दिया गया शॉक थेरेपी। ट्रांजिशन का ये मॉडल इन्फ्लुएंस था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन किया गया था यूएसए के द्वारा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में कैपिटलिस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। अब अगर शॉक थेरेपी टर्म की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रोसेस को शॉक इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रोसेस इन कंट्रीज के लिए काफी पेनफुल रहा। इन कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में वास्ट लेवल पर चेंजेस करने पड़े और ये चेंजेस काफी सडन थे। एंड थेरेपी इसलिए क्योंकि इस रिफॉर्म का एम इन कंट्रीज को क्राइसिस से बाहर निकालकर इन्हें दोबारा रीस्ट्रक्चर करना था। मींस कहा जा सकता है शॉक थेरेपी का मीनिंग है किसी को चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना। शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी और स्पीड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में काफी अलग थी, बट डायरेक्शंस और इसके फीचर्स सेम थे। मींस किस कंट्री में इन रिफॉर्म्स को किस स्पीड से इम्प्लीमेंट किया गया उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, बट किस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम को इन कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना था उसके लिए डायरेक्शन सभी के लिए सिमिलर थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके फीचर्स आखिर थे क्या? फर्स्टली, each of these was required to make a total shift to a capitalist economy. Means इन कंट्रीज को पूरी तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम में शिफ्ट करना था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है। जैसे कि सोवियत पीरियड के दौरान हर एक चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, मेनली जिसका पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी स्टेट की एसेट्स इंडस्ट्री को बाय कर सकता था। कलेक्टिव फार्म्स जिस पर सोवियत पीरियड के दौरान पीजेंट्स मिलकर एग्रीकल्चर किया करते थे, अब उन्हें प्राइवेट फार्म से रिप्लेस कर दिया गया। मींस अब जो लैंड को बाय करेगा वही उसका ऑनर होगा। बेसिकली इन कंट्रीज के पास कोई थर्ड वे नहीं था। मींस या तो इन्हें अपने सोशलिज्म की तरफ ही जाना था या इन्हें कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करना था। इसके अलावा शॉक थेरेपी also involved a drastic change in external orientation of these economies. Means अब इन कंट्रीज में इंटरनल चेंजेस करने के बाद एक्सटर्नल चेंजेस भी किए गए, जैसे कि रैपिड लिबरलाइजेशन, जिसके थ्रू प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि सोवियत यूनियन में प्राइस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, जिसे अब रिमूव कर दिया गया। ट्रेड पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस मार्केट फोर्सेस पर डिसाइड किए जाते थे, जिससे फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। देन प्राइवेटाइजेशन, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब ऑक्शन और वाउचर्स प्रोग्राम के थ्रू स्टेट ओन्ड कंपनीज को सिटीजन के बीच सेल किया गया। इसके साथ साथ करेंसी में भी रिफॉर्म्स किए गए। बहुत सी कंट्रीज ने ओल्ड करेंसी को रिप्लेस कर न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू इन कंट्रीज में मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इन कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन करना शुरू कर दिया, जिससे अब अदर कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हुई कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस ऑपरेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम न आए, जिसके लिए डीरेगुलेशन किया गया। फाइनली इस ट्रांजिशन ने सोवियत यूनियन के दौरान हुए सभी ट्रेड अलायंसेस को अब ब्रेक कर दिया। इस ब्लॉक में पहले जो भी कंट्रीज शामिल थे, अब वो डायरेक्टली वेस्ट से लिंक होने लगे। ये कंट्रीज ग्रेजुअली वेस्टर्न सिस्टम को अब्सॉर्ब करने लगी। अब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट इनके लीडर बन चुके थे, जो इस रीजन को गाइड और वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ डेवलपमेंट कर रहे थे। तो ये थे वो चेंजेस जो पोस्ट सोवियत रिजीम में शॉक थेरेपी लाकर किए गए। बट क्या ये शॉक थेरेपी इन कंट्रीज के लिए सक्सेसफुल थी? तो इसे जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। So hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.